मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 13 करेंगे, एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में दो प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और एक है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जानेंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बोलता है, लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट, यानी दो इवेंट है एसोसिएटेड विथ अ सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस से दो इवेंट है ई एंड एफ। आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा ज़्यादा इस लाइन को समझने में, क्योंकि आप लोग पीछे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हैं। उसके बाद है इवेंट ई एंड एफ बोथ हैव अकर्ड। अब यहाँ से हमारा कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम स्टार्ट होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है इवेंट ई एंड एफ बोथ हैव अकर्ड, यानी इसमें ना दोनों को होना है एक साथ। जैसे कि हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे कि एक इवेंट हो चुका है, उसके रिस्पेक्ट में एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो सेम इसमें है कि इसमें दोनों का होना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी होना है। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें तो दोनों को होना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। ठीक, तो पहले कोई एक होगा, इवेंट ई एफ में दोनों में से पहले कोई एक होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब ई हो चुका, एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो हो चुका। अब ई पहले कोई एक ही ना होगा, दोनों में एफ इवेंट ई और एफ में कोई पहले एक हुआ, उसके बाद दूसरा एफ की होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन में ई। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला है। देखिए वैसे ये है वही चीज़, लेकिन इसमें दोनों को होना है, तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अभी हम इस पर एक बेसिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तब आपको ये जो है ना, ये आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा और आप कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अंतर भी समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है। ये आपको फ़र्क भी समझ में आएगा जब इसका क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 8 है, एनसीईआरटी बुक में है, जो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एन अर्न कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 5 balls. 2 balls are drawn for the urn on the after the other without replacement. What is the probability that both drawn ball are black? देखिए बोथ ड्रोन बॉल आर ब्लैक। देखिए इसमें बोला जा रहा है ना कि एक कंटेन है, हम आपको पूरा एकदम डिटेल बाय डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। एक कंटेन है, इसमें समझ लीजिए 10 ब्लैक बॉल है और 5 वाइट बॉल है, यानी कि इस तरह से ढेर सारा मतलब जितना इसमें बोला गया है उतना बॉल है। ठीक, टोटल 15 बॉल है, ब्लैक और वाइट 15 बॉल है, जो कि मिक्स है, एक कंटेन में रखा हुआ था, यानी मिक्स ही है ना। ठीक है, 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न ऑन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि 2 बॉल को ना इससे निकाला जा रहा है, 2 बॉल को निकाला जाएगा। सबसे पहले एक बॉल को निकाल के यहाँ पे रखा गया। ठीक है, एक बॉल को निकाला, अब ये जो भी कलर है यहाँ निकाल के रख दिया गया। फिर एक बॉल और निकाला, 2 बॉल निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक बॉल निकालें और बाहर में रख दिए, और एक होता है ऐसा कि निकाले देखे कौन सा कलर है फिर इसी में डाल दिए, फिर दूसरा निकालें देखे कौन सा कलर है फिर रख दिए। वैसा नहीं कर रहे हैं, निकालें देखें ब्लैक है वाइट है जो भी है यहाँ रख दिए, फिर एक और निकालें, 2 निकाल लिए, इस तरह से करके। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट का यही मतलब होता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रोन बॉल आर ब्लैक। इसमें बोला गया है
कि दोनों बॉल ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यानी इसका इवेंट ई, हम लोग दो इवेंट इसमें लेट कर सकते हैं, जैसे कि इवेंट ई हो जाएगा फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ठीक है। इवेंट एफ हो जाएगा सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। यही बोला गया है, फर्स्ट बॉल भी ब्लैक है और वाइट सेकेंड बॉल भी ब्लैक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि देखिए इसमें दोनों होना है, दोनों को होना है। आप समझिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को समझिए अच्छा से। यानी हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का पूछ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ का पूछ रहा है ना। तो इसका क्या होता है, कोई इवेंट ई पहले हुआ होगा, पहले एक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, पहले एक बॉल निकाला गया, अब प्रोबेबिलिटी एफ, तो एफ ई हो चुका है, उसके रिस्पेक्ट में एफ यानी कि सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई हो चुका है, ई हो चुका है, ठीक है। तो ये आखिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको डिफरेंस समझना है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस को पकड़ना है। देखिए बोला गया है बोथ ड्रोन बॉल आर ब्लैक, यानी दोनों बॉल ब्लैक हैं, ठीक। तो एक बात आप समझिएगा यहाँ से, टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल यानी टोटल सैंपल स्पेस, यानी एस हमारे पास 15 है, जो कि आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। 10 ब्लैक 5 वाइट 15 हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट इवेंट में फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक होने की, फर्स्ट बॉल जो निकालते हैं हम उसको ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जो बॉल हम यहाँ से निकाल के यहाँ रखे हैं वो बॉल ब्लैक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ब्लैक बॉल कितना है, 10 है ना, 10, और टोटल कितना है 15 हो जाएगा। एंड, ठीक है, एंड उसके बाद सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, सेकेंड बॉल भी ब्लैक है। तो अब कंटेन से हम लोग एक बॉल निकाल लिए, सेकेंड बॉल जब निकालने जाएंगे उसमें भी पूछ रहा ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, एक ब्लैक तो चला गया, एक ब्लैक तो चला गया ना, तो बचा कितना 9। अब पूरा कंटेन में कितना बॉल था 15 में से एक ब्लैक बॉल गया, और एक ब्लैक बॉल गया तो एक ब्लैक का माइनस होगा तो 14 बचेगा ना, 14 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकल के आता है आखिर ये है क्या, आखिर जो ये आया 9/14 आखिर ये है क्या। यही तो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जैसे कि हमने ई निकाल लिए, ई की प्रोबेबिलिटी ये हो गया, और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या, एफ हो चुका है, यानी कि एक इवेंट हो चुका है, दूसरे इवेंट को अगर हम निकालने जाते हैं तो उसका इफेक्ट, ई का इफेक्ट क्या एफ पे पड़ रहा है ना, ई का इफेक्ट, ई पहले से हो चुका है तो उसका इफेक्ट एफ पे पड़ रहा है ना, एफ पे पड़ रहा है। देखिए क्योंकि यहाँ से एक बॉल निकल गया, ब्लैक एक निकल गया, तो कितना बचा 9 बचा, और अपॉन में 14 हो गया। तो उसका इफेक्ट, इस फर्स्ट का इफेक्ट, फर्स्ट इवेंट का इफेक्ट सेकेंड पे पड़ता है, उसी को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। ये तो हो गया 2 इवेंट का। अगर 3 इवेंट हो, 4 इवेंट हो, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग एक और एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, जिसमें कि 3 इवेंट होगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट, यानी 2 इवेंट से ज़्यादा रहेंगे, और जितना इवेंट रहेगा उन सब को होना है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे 3 इवेंट है, इवेंट ए बी सी, इन तीनों को होना है, यानी तीनों का प्रोबेबिलिटी होना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा कि पहले कोई एक इवेंट हुआ होगा, अब दूसरा इवेंट बी होगा, तो उसका बी का ए का हो जाने से बी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपोन में ए। ठीक है, अब यहाँ पे सी को होना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को होना है, उससे पहले ए और बी हो चुका है, तो सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये है मोर देन टू इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन टू इवेंट्स। तो इस बेसिस पे हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं, जो कि एग्जांपल है 9 एक्सरसाइज नहीं, इसी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल 9 है क्वेश्चन, उसको हम लोग करते हैं। ये देखिए एग्जांपल 9 है। ठीक है, देखिए इसमें बोला जा रहा है, इस एग्जांपल को आप अच्छा से पढ़िएगा। 3 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फॉर अ पैक। देखिए यानी कि यहाँ पे बोल रहा है ना कि 3 कार्ड को सक्सेसिवली निकाला जा रहा है, सक्सेसिवली, ठीक, विदाउट रिप्लेसमेंट फॉर अ पैक, यानी 52, आप कार्ड को जानते हैं ना, प्लेइंग कार्ड में 52 पत्ता होता है। ठीक है, वो पूरा पैक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है पैक विल बी 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो देखिए क्या बोल रहा है ना क्वेश्चन में, आप इसको अच्छा से समझिएगा। इस क्वेश्चन में हम आप लोग को थोड़ा और बेसिक चीज़ बताएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें बोल रहा है ना कि थर्ड, यानी कि एक 52 पत्ता का गड्डी है, ताश का प्लेइंग कार्ड जिसको बोलते हैं, उसमें से 3 कार्ड को निकाला जा रहा है सक्सेसिवली। क्या होता है हम आपको बताएंगे थोड़ा देर में। विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ आपको समझना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहा है, यानी कि एक कार्ड निकाले, उसको देखे क्या है, किंग है, उसको बाहर रख दिए, फिर दूसरा कार्ड निकाले, देखे किंग है, बाहर रख दिए, फिर थर्ड कार्ड एस है, उसको देखे एस है, बाहर रख दिए। तो इस तरह से हमें 3 कार्ड निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें 3 इवेंट जनरेट हो रहा। फर्स्ट इवेंट ए हो रहा है क्या कि फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग। देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ पे आपको बताया गया है फर्स्ट टू कार्ड, इस चीज़ को समझिएगा, यानी कि फर्स्ट कार्ड फिर सेकेंड कार्ड, यानी वो दोनों कार्ड को फर्स्ट 2 कार्ड बोला गया है। फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग, उसके बाद इवेंट बी हो जाएगा सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज किंग, और इवेंट सी जो हो जाएगा ना थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस, थर्ड कार्ड जो है एस है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं, यानी 3 इवेंट तीनों को होना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा ना। अब आप और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पहले कोई एक होगा इवेंट ए, उसके बाद इवेंट बी होगा, कब, जब ए हो चुका है, उसके बाद इवेंट सी होगा। इवेंट सी कब होगा, जब ए और बी दोनों हो चुका है। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग यहाँ फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग, तो किंग कितना होता है 52 पत्ता में, किंग कितना होता है, किंग होता है 4, किंग 4 होता है 52 पत्ता में। तो 4/52। ठीक है, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग,
पहले बार हम लोग कोई एक कार्ड निकालें वो किंग है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो किंग कितना होता है 4, वो 4 किंग होता है, वो 4 किंग में से ही 4 पत्ता जो किंग का होता है उसी में से एक निकालेंगे ना 4, तो उसी में से एक 4/52 किंग होने की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड में भी बोला गया है कि सेकेंड बार भी जब हम लोग निकाल रहे हैं ना तो वो किंग ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट बार में हम जो कार्ड निकालें वो किंग है, उसको बाहर रख दिए, उसको उसमें नहीं डालें, ठीक है, तो उसको बाहर रख दिए। फिर दूसरा बार निकाल रहे हैं उसमें किंग है, किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको दूसरा बार निकाल रहे हैं किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब तो किंग की एक पत्ता बाहर हो चुका है, बचा कितना 3, और 52 पत्ती में एक किंग का पत्ता बाहर हो चुका है, तो कितना बचेगा 51। अब एस की प्रोबेबिलिटी, थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस, तो एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब यहाँ समझिएगा आप, एस होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट कार्ड और सेकेंड कार्ड, 2 कार्ड हम लोग किंग का निकाल लिए, एस टोटल होता है 4। अब 2 कार्ड तो किंग के निकल गए, बचे कितने 50। ये क्या है देखिए, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग, किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या ये 4 में से 52, ये जो 4/52। अब एक कार्ड किंग के निकल गए, कितने बचे 3/51, क्योंकि उस गड्डी से 52 का गड्डी से एक किंग का पत्ता निकल गया, तो कितना बचा 51 बचेगा ना। उसके बाद एस कितना होता है 4। आप देख सकते हैं ये इसका ए का इफेक्ट बी पे पड़ा, ये पता है क्या है, ये जो है ना ये B/A है, समझे, ये जो है ना B/A है, क्योंकि ए का इफेक्ट बी पे पड़ रहा है ना, तभी तो यहाँ 3 आया और यहाँ 51 आया। उसके बाद यहाँ बोल रहा एस कितना है, एस है 4, क्योंकि एस का तो अभी कोई भी पत्ता नहीं निकला है, वो तो चारों के चारों अंदर में ही है। तो अब देखिए ए निकल चुका, बी निकल चुका, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, सी पे पड़ रहा है ना, तो वो है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ C/A इंटरसेक्शन बी, समझे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट का इफेक्ट इस पे पड़ा, फिर इन दोनों का इफेक्ट इस पे पड़ा, जो कि ये फॉर्मूला। तो इस तरह से ये वही चीज़ है, ये सेम है, ठीक है, ये इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें। तो देखिए 52 पत्ता में से फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बताएंगे 14/52। 14/52 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 में से देखिए किंग 4 है, 4 में से हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं एक कार्ड का, तो C1 लिख सकते हैं। जब किसी चीज़ का सिलेक्शन होता है तो कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 4C1 यानी कि 4 में से एक कार्ड का सिलेक्शन किया जा रहा है। अब 52C1 लिख सकते हैं कि नहीं, 50C1 बिल्कुल लिख सकते हैं जी, यानी 52 में से एक कार्ड जाएगा, और ये जो 4 किसके अंदर है 52 के अंदर, तो 4 किंग होने की प्रोबेबिलिटी, तो 4C1 यानी 4 में से एक किंग जाएगा बाहर, जैसे निकालेंगे रेंडमली तो हुआ ना, तो 4C1 और 50C1 यानी कि 52 में से एक किंग का पत्ता का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं। अब हम आपसे पूछे कि 2 कार्ड आप निकाल रहे हैं, एक 52 पत्ता में से 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तो आप हमसे पूछिएगा कि 2 जो कार्ड हम लोग निकाल रहे हैं, 2 कार्ड निकाल रहे हैं, क्या हम सक्सेसिवली निकाल रहे हैं या साइमल्टेनियसली निकाल रहे हैं। सक्सेसिवली का मतलब बताते हैं अभी हम आपको। सक्सेसिवली
और एक होता है साइमल्टेनियसली। एक देखिए, दो कार्ड को हम लोग निकाल रहे हैं, एक तो दो कार्ड को एक साथ में दो कार्ड निकाल लिए, एक कार्ड को दो कार्ड हमको निकालना है तो दोनों एक साथ में पकड़ के निकाल लिए। या दूसरा हो सकता है कि एक एक करके निकाल रहे हैं, एक निकालें फिर एक निकालें। अब जब हम लोग साइमल्टेनियसली मतलब दोनों को एक साथ निकाल लिए, और सक्सेसिवली मतलब पहले एक निकालें फिर दूसरा निकालें। अब जब हम सक्सेसिवली निकालेंगे तो एक प्रश्न आता है कि सक्सेसिवली में हम लोग रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि विथ रिप्लेसमेंट या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ समझिएगा आप, सक्सेसिवली यानी कि एक एक करके निकाल रहे हैं कार्ड को, तो हो सकता है कि एक कार्ड निकालें, देखें किंग है या क्या है, उसको निकालें फिर उसी में रख दिए, फिर दूसरा कार्ड निकालें उसको भी देखें क्या है फिर उसको रख दिए। विद रिप्लेसमेंट का मतलब निकालें देखें क्या है फिर उसी 52 पत्ता में रख दिए, फिर दूसरा निकालें फिर देखें क्या है उसको फिर उसी में रख दिए। और विदाउट रिप्लेसमेंट में होता है कि निकालें देखें क्या है उसको बाहर रखेंगे, उसमें नहीं रखेंगे 52 पत्ता में, फिर उसको निकालें यानी कि दो कार्ड निकल गया इस तरह से। और सक्सेसिवली मतलब यानी कि दोनों कार्ड को एक साथ पकड़ के बाहर निकाल दिए। ठीक, अब देखिए आपसे बोला जाए कि दो कार्ड निकालना है, दोनों किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दो कार्ड आप निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट आपको दो कार्ड निकालना है और दोनों पूछ रहा किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट बार हम लोग कार्ड निकालें, उसके बाद फर्स्ट में चार में से किंग का एक कार्ड निकालना है, कितना बचेगा 52 बचेगा ना। उसके बाद एक कार्ड और आपको निकालना है, फर्स्ट बार निकालें, दूसरा बार कार्ड निकालेंगे तो किंग का कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि एक निकल चुका फर्स्ट में। फिर 3C1 यानी 52C1 इस तरह से जगह। विद रिप्लेसमेंट में देखिए कि इसका इफेक्ट इसको निकालने पर इस पे फर्क पड़ रहा है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, और अब आते हैं इस चीज़ को विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब सॉरी विद रिप्लेसमेंट है ये, विद रिप्लेसमेंट यानी कि फर्स्ट कार्ड हम निकालें, किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दो बार निकालना है तो फर्स्ट कार्ड हम निकालें, जैसे कि मान लीजिए 4C1 52 किंग है, उसको फिर वापस उसी में रख दिए। इस चीज़ को समझिएगा, विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि फर्स्ट कार्ड हम लोग निकाले, किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। विद रिप्लेसमेंट दो कार्ड निकालना है, ओके। और विद रिप्लेसमेंट किंग दोनों कार्ड बोथ कार्ड आर किंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड आर किंग, यानी दोनों कार्ड की किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए फर्स्ट कार्ड हम लोग जो निकालें उसको किंग है, उसको फिर उसी में रख दिए। अब दूसरा जब उसी में रख दिए तो फिर से वो 52 हो गया ना, मतलब 52 हो गया। एक जो निकाले देखें हाँ किंग है, फिर उसको उसी में रख दिया तो वो 52 हो गया फिर से। अब फिर से सेकेंड बार में भी किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी कि नहीं। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें कि फर्स्ट इवेंट के होने पे दूसरे वाले इवेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर इससे पहले अगर कोई इवेंट हुआ है तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। और यहीं से जनरेट होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी अलग है। इस पे कुछ
इसके होने और ना होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आप देख रहे होंगे कि इसके होने से इस पर फ़र्क पड़ रहा है। देख रहे हैं यहाँ फोर किंग में से एक किंग निकल गया तो 3 किंग बचा ना, तो सेकेंड बार में जब किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछाएगा तो वहाँ पे 3/51 लिखना होगा हमें, समझें, विदाउट रिप्लेसमेंट में, यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। और यहाँ देख रहे हैं आप कि 4 कार्ड में से हमें एक किंग का चयन करना है और फिर उसको फिर उसी में रख देना है, और फिर से सेकेंड बार में जब हम लोग निकालने जाएंगे तो दूसरे वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट, यहीं से जनरेट होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब यह है साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनियसली का मतलब दोनों कार्ड को एक साथ निकाल लिए, 2 कार्ड को हम लोग एक साथ निकालें। तो जब हम लोग एक साथ निकालेंगे, यानी कि आप यहाँ पे देखिए 2 कार्ड को जब एक साथ निकालेंगे तो 4C2, यानी किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो 2 कार्ड हम लोग निकाले, दोनों कार्ड किंग हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी तो 4 में से 2 किंग का जो 4 कार्ड है उसमें से 2 किंग का सिलेक्शन हुआ और 52C2 सिलेक्शन हुआ। अब इसको हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, NCR = फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, ठीक है। तो देखिए उसका n क्या है 4 और r क्या है 2, है ना। देखिए n क्या है 4 और r क्या है 2। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला के बेस्ड में इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। n क्या है 4 फैक्टोरियल, उसके बाद अपोन में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस r, 4 फैक्टोरियल माइनस r यानी 2 फैक्टोरियल r, अपोन में इसको भी उसी तरह से करेंगे 52 फैक्टोरियल अपोन में 52 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब हम लोग थोड़ा सा और यहाँ 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यहाँ 2 फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल अपोन में 50 फैक्टोरियल 2, ये यहाँ से एक और एक कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब हम लोग इसको ना थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं। देखिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 50 फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक। 4 को हम लोग ऐसे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, यहाँ इंटू दे के लिखना रहता है 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर 2 को ये 2 फैक्टोरियल 4 3 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 होगा ना, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और फिर इंटू में जो ये 50 है ना, 50 ऐसे रहेगा फैक्टोरियल, उसके बाद 52 को 50 फैक्टोरियल इंटू 51 फैक्टोरियल, उसके बाद 52 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बचता क्या है, ठीक, यहाँ पे बचेगा 4 इंटू 3 अपॉन में 52 इंटू 51, यानी कि एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर 2 कार्ड को हम लोग एक साथ निकालते हैं, उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी और विदाउट रिप्लेसमेंट 2 कार्ड हम लोग निकालते हैं, उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी सेम आती है। यानी कि देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम आया है कि नहीं, 4 3 52 51 सेम है, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट और साइमल्टेनियस रिप्लेसमेंट दोनों सेम है, बट ये विद रिप्लेसमेंट ये अलग है, और यहीं से जनरेट होता है इंडिपेंडेंट इवेंट का। तो अब हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट को थोड़ा सा जान लेंगे।
इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। देखिए ई एंड एफ आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of one of them is not affected by occurrence of the other। यानी कि देखिए इस चीज़ को हम ना थोड़ा सा समझिएगा अच्छा से, इंडिपेंडेंट इवेंट को समझ लीजिए। एक कंटेन में 7 रेड बॉल है और 7 रेड बॉल, उसके बाद 5 ब्लू बॉल है। इस तरह से करके ढेर सारा, मतलब टोटल 13 बॉल है एक कंटेन में जो कि मिक्स है। अब इसका समझ लीजिए, तो अगर 2 बार हमें एक बार हमें फर्स्ट बॉल विथ रिप्लेसमेंट निकालना है, यानी कि क्वेश्चन में दिया रहेगा विथ रिप्लेसमेंट। हम 2 बॉल निकालते हैं, फर्स्ट बॉल निकालें, देखें ब्लैक है ये वाइट, इसी में रख दिए। यानी कि देखिए इस तरह से समझिए, रेड फर्स्ट बार में अगर हम लोग निकालते हैं तो रेड ब्लू हो सकता है, टोटल सैंपल स्पेस ब्लू, फिर ब्लू रेड हो सकता है, या फिर ब्लू ब्लू होगा, या फिर रेड रेड होगा। इन दोनों इतना पॉसिबिलिटी है। ये इवेंट ई है और ये इवेंट एफ। अब समझिएगा यहाँ पे इवेंट ई और इवेंट एफ, ये फर्स्ट वाला इवेंट ई और इवेंट एफ। अगर हम लोग बॉल निकालते हैं, फर्स्ट बार बॉल निकालते हैं इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, फर्स्ट बॉल हम लोग जो मतलब इसको हटाते हैं, फर्स्ट बॉल निकालते हैं, रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? रेड होने की प्रोबेबिलिटी 7/13 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए 7/13 हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बॉल निकालें, रेड है या नहीं, रेड है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए कि रेड है, फिर इसी कंटेन में रख दिए। अब ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी 5/13 हो जाएगा। क्या इसके होने से, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाने से इस पर कोई फ़र्क पड़ा क्या? कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा, नहीं ना पड़ा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग फिर ब्लू अगर पहले निकाल लेते हैं तो 15/3 हो जाए 13 हो जाएगा। उसके बाद रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जब हम लोग एक बॉल निकालें, देखें ब्लू है, ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लू देखें जो भी कलर है उसको फिर उसमें रख दिए, उसी में रख देना है, तो 15/2 हो जाएगा ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी। और रेड होने की प्रोबेबिलिटी 7/13। यानी कि किसी एक के होने से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। एक और समझ लीजिए, जैसे कि ब्लू हम लोग निकालें, ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 5/13 हो जाएगा कि नहीं, फिर उसको उसी में डाल दिए, तो फिर से ब्लू होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसके होने और ना होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। और जो डिपेंड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो कि फर्स्ट इवेंट के हो जाने से दूसरे पे इफेक्ट पड़ता था, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जैसे कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये दोनों ये जानते किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू होगा। ये दोनों इसके इक्वल हो ही नहीं सकता है, समझ गए ना, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट है ही नहीं आपस में, तो फिर कैसे हो सकता है इसका, जब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, नॉट इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये नॉट इंडिपेंडेंट है ना कि डिपेंडेंट, ये नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका एक जैसे कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस चीज़ को
ये नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नॉट इंडिपेंडेंट है ये। जैसे आप इसको ये थोड़ा बाहर का हो गया, आप इसको काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे जो है ना ई पी एफ अपॉन ई किसके इक्वल होगा जानते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल होगा, क्योंकि एक फर्स्ट के हो जाने से सेकेंड पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसे इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट को जान लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।